पंक्चुएशंस यानी कि सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स जो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कराते हैं। सेंटेंस जब बोला गया था तो उसकी एग्जैक्टली टोन क्या थी। देखो, बोलते वक्त तो समझ आ जाता है कि सवाल पूछा जा रहा है, सिंपल बात बताई जा रही है, इमोशनली बात बताई जा रही है ना। लेकिन अगर उसी चीज़ को हमें लिख के रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर पंक्चुएशंस यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी बन जाता है। तो पंक्चुएशन बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को एक बराबर मीनिंग देंगे। पंक्चुएशन में हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रॉफी, हाइफन, डैश, कोटेशन मार्क्स, अंडरलाइन, ब्रैकेट, एलिप्सिस, स्लैश और ऑब्लिक। इस लेक्चर में हम ये सारे पंक्चुएशन के मार्क्स को कवर करेंगे। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कब नहीं लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, कहाँ पर हाइफन और कहाँ पर ये बाकी वाले पंक्चुएशन के मार्क्स लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का इस्तेमाल जब भी हम किसी सिंपल से सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस को एंड करते हैं तो उस सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। ये तो सिंपल सा है, बात खत्म हुई तो फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड होता है। लेकिन साथ ही साथ जब हम एब्रीवेशन के बारे में बात करते हैं, एब्रीवेशन का मतलब किसी पूरे वर्ड के लिए सिर्फ थोड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करके उस पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करना, वो हो गया एब्रीवेशन। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को लिखेंगे बीए, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स को लिखेंगे एमए, सैटरडे को लिखेंगे एसएटी, अप्रैल को लिखेंगे एपीआर। तो ये वाली वर्ड्स, जब भी ऐसे वर्ड्स की एब्रीवेशन लिखी जाती है, चाहे वो किसी का नाम है, कोई टाइटल है या फिर कोई डिग्री है, उनको शॉर्ट फॉर्म में जहाँ पर हम उस वर्ड को तोड़ रहे होते हैं ना, वहीं पे हम एक डॉट यानी कि एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन रूल ये भी है, आप किसी ऐसे वर्ड की एब्रीवेशन लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर वर्ड भी है डॉक्टर, और आप इसको शॉर्टकट में लिख रहे हो DR, जिसमें ओरिजिनल वर्ड एंड होता था R पे, और ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म है ये भी एंड होती है R पे, तो तब उस एब्रीवेशन के साथ फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। लेकिन जब हम सैटरडे को SAT लिखते हैं, जबकि पूरे सैटरडे में स्पेलिंग SATURDAY वाली होती है, यहाँ पर एंड Y पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एंड ये T पर हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम डेसिमल फॉर्म में नंबर को लिखते हैं, मतलब 9.2, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये फुल स्टॉप ही तो है, या 14.5, वहाँ पर भी फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल होता है। लैटिन वर्ड्स की जब हम एब्रीवेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं फॉर E.G. और दैट इज को हम लिखते हैं I.E. है ना। तो ये लैटिन एब्रीवेशन के लिए भी हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी वर्ड को एक्रोनिम फॉर्म में लिखें और सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएं, जैसे नासा या यूनेस्को या UN, जब सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे तब उनको हम डॉट नहीं लगाएंगे, तब उस एब्रीवेशन के साथ हम डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट का इस्तेमाल एलिप्सिस के लिए भी किया जाता है। एलिप्सिस यानी कि डॉट्स, जब हम सेंटेंस में ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं ना, तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल करते हैं। कॉमा का इस्तेमाल जब भी हमें सेंटेंस में एक स्लाइट पॉज लेना होता है तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बात करते करते जब हमें एक छोटा सा सांस लेने के लिए, छोटा सा, हालांकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम कॉमा के इस्तेमाल करेंगे। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, एक ही जैसे वर्ड्स होते हैं ना जब सेंटेंस में, जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, तो ये सारे एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, इनके बीच में सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा।
जब पेयर ऑफ वर्ड्स है ना उन्हें एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है, जैसे अगर मैं सेंटेंस बताऊं, वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, ये तो हमें होना ही होना है, साथ में हमें चेयरफुल एंड सीरीन भी होना है। तो डिवोट और हम्बल एंड चेयरफुल एंड सीरीन को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल होगा। फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे कि नाउन तो कौन सा वाला नाउन, प्रोनाउन तो कौन सा वाला प्रोनाउन, इसके बारे में जब हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे अपोजिशन की फॉर्म में, तब भी वहां पर कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट, अब मिल्टन के बारे में ये बता रही हूं कि मिल्टन ही ग्रेट इंग्लिश पोइट है, कॉमा वॉज ब्लाइंड, कि मिल्टन जो एक ग्रेट इंग्लिश पोइट थे वो ब्लाइंड थे। जब भी हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं और उस सेंटेंस में किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि फैन बॉयज, तो उन फैन बॉयज के आने से पहले भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम वॉज प्लेइंग, कॉमा के बाद आएगा एंड, वो फैन बॉयज का एंड बाद में आएगा बट पहले कॉमा आएगा, एंड शाम वॉज रनिंग। एड्रेसिंग पीपल विद नेम, जब लोगों को हम बात करेंगे लेकिन उनका नाम लेके, जैसे मान लो मुझे राहुल से बात करनी है या रिजवान से बात करनी है या सीरत से बात करनी है, तो उनके नाम के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां पर भी कॉमा का इस्तेमाल हम करेंगे। वर्ब ऑलरेडी एक बार इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन अब मुझे वापस से सेम वर्ब लगाना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बार बार वर्ब को रिपीट करती रहूं, तो वहां पर उस वर्ब की जगह पे सिंपली कॉमा लग जाएगा। जैसे ही वॉज अ ब्राह्मण, फिर आएगा कॉमा, फिर शी कॉमा ए राजपूत। हालांकि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था कि ही वॉज अ ब्राह्मण, शी वॉज अ राजपूत। अब यहाँ पर शी वॉज अ की जगह पे मैंने डायरेक्टली क्या लगा दिया, कॉमा। अगर सेंटेंस में हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर सेंटेंस में पहले है, बाद में प्रिंसिपल क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद ही तुरंत बाद हम कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे। बारी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की। एक्सक्लेमेशन का ये जो मार्क होता है, ये हमेशा इमोशन को दर्शाता है, चाहे हमारा इमोशन जॉय, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, शॉक, कोई भी इमोशन हो, वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगेगा। एक सेंटेंस तो बहुत कॉमन है, आपने बचपन से ही सुना होगा, हुर्रा वी वन द मैच। तो वो हुर्रा पे जो इमोशन दिख रहा है, जिस इंटरजेक्शन पे आपको इमोशन दिख रहा होता है, वहां पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। कमांड और अर्जेंसी, जैसे कि वॉच आउट या गेट आउट, कि अभी के अभी ये काम कर या देख ले, ध्यान रख अगली बारी से तू, जब आप किसी को एक वार्निंग काइंड ऑफ दे रहे होते हो ना, वहां पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। और इमोशनल स्टेट की तो बात हमें ऑलरेडी मैंने फर्स्ट रूल में कर दी कि जब भी हम अपना इमोशन दिखाते हैं, इंटरजेक्शन की फॉर्म में हो या किसी भी दूसरी फॉर्म में हो, तब हम सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। सिंपल है ये। अब बारी आती है क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन की। जब भी हम किसी से कोई डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, तो उस डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये इनफैक्ट आप कोई बात कर रहे हो और आपको अपनी बात में ही कोई डाउट आ जाता है कि मैंने ये किया था कि नहीं, जैसे आई हैड लॉक्ड द डोर, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि यार मैंने सच में किया भी था कि नहीं किया था। टैग क्वेश्चन, यानी कि अभी तक एक सेंटेंस सिंपल सा बोला गया है, लेकिन उस सिंपल से सेंटेंस को आपको लास्ट में एक छोटा सा टैग लगा के क्वेश्चन बना देना है। कोटिंग क्वेश्चन, जब आप किसी का एग्जैक्ट क्वेश्चन बोल रहे होते हो, तब भी कि उसने ये पूछा था, तो आप उसका सवाल ही बता रहे हो ना आगे, तब भी आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। बारी आती है सेमीकोलन की। सेमीकोलन यानी कि ऊपर एक फुल स्टॉप या डॉट और नीचे एक कॉमा। सेमीकोलन का इस्तेमाल, अगर आपने मेरा क्लॉजेस वाला लेक्चर देखा है, तो आपको पता होगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आपस में सेपरेट कराता है सेमीकोलन। जैसे ही केम सेमीकोलन
आई लेफ्ट, वो आया, मैं चली गई। उसका आना और मेरा जाना कहीं भी रिलेटेड नहीं है, दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा का मतलब होता है हम सेंटेंस में थोड़ा कम पॉज ले रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर हमें थोड़ा एक ज़्यादा पॉज लेना है तो सेमीकोलन हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पॉज लेना है तो सेमीकोलन हमारी हेल्प करेगा सेंटेंसेस को सेपरेट करने में और ज़्यादा क्लैरिटी देने में। थोड़ा ज़्यादा पॉज कॉमा के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पास और चीज़ों को अच्छे से सेपरेट कराएगा। कॉलन, कॉलन यानी कि दो डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट, और बॉट के आगे मैं वो लिस्ट बताऊंगी जो जो मैंने मार्केट से खरीदा, जैसे एप्पल, बनानास, ऑरेंजेस, स्टेशनरी। साथ ही साथ कॉलन का इस्तेमाल वहाँ पर भी होगा जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बट साथ में उसके रिलेटेड कोई कमेंट्री या फिर कोई एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहे हैं, तो कॉलन से वो और ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा। जैसे टू विनर्स देन कॉलन, रमन एंड रोहन आर अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा कॉलन। एपोस्ट्रॉफी यानी कि लाइन के ऊपर जब कॉमा लगता है ना, जैसे डोंट में DON देन एपोस्ट्रॉफी T, ये एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, जब भी हम वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जैसे कैन नॉट का बना देंगे कांट, डू नॉट का बना देंगे डोंट, कुड नॉट का बना देंगे कुडेंट, तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जब भी हमें पोजेशन यानी कि ये बताना है कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है। राम की गाड़ी यानी कि राम्स कार, ठीक है। सीरत की नोटबुक यानी सीरत्स नोटबुक, तो यहाँ पर भी हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। टाइम और डिस्टेंस, जब मुझे टाइम बताना होता है तो हमेशा लिखा जाता है 3 o'clock एंड देन एपोस्ट्रॉफी आती है। जब भी लेटर्स या फिगर्स को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मुझे ये बताना हो कि 2 6s, तो 6 एपोस्ट्रॉफी S हो जाएगा, या 2 MLAs तो बन जाएगा 2 MLA देन एपोस्ट्रॉफी S। इसके अलावा जब भी टाइम, स्पेस या मनी के बारे में बात की जाएगी तब भी एपोस्ट्रॉफी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जब बात किसी प्लूरल वर्ड की हो जो ऑलरेडी S या ES पे एंड हो रहा है तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी S के बाद लगाई जाती है। जैसे द टीचर्स लाउंज, टीचर्स का लाउंज। कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है, खास करके तब जब एक नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव लगे हों और दोनों ही एडजेक्टिव उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान दे। जैसे वेल नोन ऑथर, और वेल और नोन क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इनके बीच में आ जाएगा हाइफन। या अप टू डेट इंफॉर्मेशन, तो अप के साथ हाइफन देन टू देन हाइफन एंड देन आएगा डेट, चीजों को जोड़ रहा है ये। नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में भी हाइफन आता है, जैसे हम लिखते हैं 23 35, तो बीच में हाइफन का इस्तेमाल होता है। फ्रैक्शन यानी कि 1/3 को जब मुझे वर्ड फॉर्म में लिखना होगा 1/3, तो 1 के बाद हाइफन होगा फिर थर्ड लिखा जाएगा। जब एक वर्ड के साथ कोई प्रीफिक्स लगता है तो उस प्रीफिक्स के और वर्ड के बीच में भी हाइफन लगेगा। जैसे सेल्फ अवेयर, अवेयर के साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहा है सेल्फ। या एक्स प्रेसिडेंट, एक्स और प्रेसिडेंट के बीच में आएगा हाइफन, और नॉन इंग्लिश में नॉन और इंग्लिश के बीच में भी आएगा एक हाइफन। हाइफन की ही तरह है डैश भी, लेकिन हाइफन और डैश में एक फ़र्क है कि हाइफन थोड़ी छोटी होती है और डैश थोड़ी सी लंबी होती है। डैश का इस्तेमाल रेंजेस बताने के लिए किया जाता है, जैसे 2 से लेके 4 बजे तक या 40 से 50 किलो तक, तो वो रेंज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या कनेक्शंस बताएगा। एम्फेसिस इंटरप्शंस या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड ऑन करता है, जैसे कि मेरा भाई, और मैं अपने भाई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि द वन हु लिव्स इन मुंबई,
तो माई ब्रदर के बाद आएगा डैश, देन आएगा द वन हु लिव्स इन मुंबई। अब बारी कोटेशन मार्क्स की। कोटेशन मार्क्स यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं। तो इन कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। आपने नरेशन टॉपिक सुना होगा, तो नरेशन में एक स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के एग्जैक्टली वर्ड्स बोलते हैं तब हम डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। या किसी की एग्जैक्ट कोई कोट हम बोल रहे हैं कि उसने ये डेफिनेशन दी थी, तो किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को बोलना यानी कि उसे कोटेशन मार्क्स में रखना। जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू यूरोप, तो राम ने मुझसे कहा था आई एम गोइंग टू यूरोप। ये आई एम गोइंग टू यूरोप जो है वो राम का सेंटेंस है, मेरा नहीं, इसीलिए इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाएगा। शॉर्ट वर्क्स होते हैं, शॉर्ट वर्क्स जैसे कि पोइम्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, आर्टिकल्स हैं, किसी सॉन्ग का नाम है, किसी चैप्टर या किसी एपिसोड का नाम है, उसे भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। हाँ, लेकिन अगर वो काम कोई बड़ा वर्क है, कोई बुक की फॉर्म में है या मूवी की फॉर्म में है, तब उसे अंडरलाइन करना बेहतर है। लेकिन अगर वो कोई छोटा सा वर्क है, बड़ी सी चीज़ का कोई छोटा सा वर्क है, तो तब हम उसे कोटेशन मार्क्स के अंदर डालेंगे। किसी चीज के ऊपर अगर हमें स्ट्रेस डालना होता है ना, जैसे हम बोलते हैं सो कॉल्ड ऑनेस्ट पर्सन, मतलब हम उसके ऊपर एक तंज कस रहे हैं, डाउट कर रहे हैं उसकी ऑनेस्टी पे, तो हम वहां पर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डाउट एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही वॉज नोन एज द एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक, एक्सपर्ट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखो। क्यों? क्योंकि ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट एक्चुअली नहीं है कि खुद से माना हुआ एक्सपर्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमें डाउट है इसकी एक्सपर्टीज। तो अंडरलाइन की जब बात होती है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी रूल बता दिया इसका कि जब भी हम लॉन्गर वर्क्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बुक्स, मूवीज, प्लेस या मैगजीन्स के बारे में बात करेंगे, बड़े वर्क है ना, तो तब हम उसे अंडरलाइन करना प्रेफर करेंगे। या कोई ट्रेडिशनल वर्क है तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे, है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल जब कोई भी आपने कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख लिया, लेकिन आप चाहते हो उस बड़े से पैराग्राफ में से किसी सर्टेन लाइन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो, तो उसके लिए आप उस वाली लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। साइंटिफिक नेम जो होते हैं इन्हें भी अंडरलाइन किया जाता है अलग अलग से। जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो और सेपियंस दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। हालांकि अब क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो हम जब टाइप करते हैं ना, तो हम उसे अंडरलाइन ना करने के बजाय उसी वर्ड को हम इटैलिक्स में लिखते हैं, चाहे वो कोई लॉन्गर वर्क होता, चाहे हमें एम्फेसिस देना होता, या फिर कोई साइंटिफिक नेम होता अंडरलाइन की जगह पे। आज अगर हम टाइप करते तो हम उसे इटैलिक्स में लिखते हैं। ब्रैकेट्स कह लो या पैरेंथेसिस कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हम जर्नली वहां पर करते हैं जहां पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे अब मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात करूं, या किसी इवेंट के बारे में बात करूं, या किसी जगह के बारे में बात करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी आप इंफॉर्मेशन जान लो, तो वहां पर हम ब्रैकेट में डाल देंगे। हाँ, इस ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन को डालने की जगह पर हम डायरेक्टली डैश का इस्तेमाल करके भी वो चीज आगे लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट से थोड़ा वो चीज पता लग जाता है कि लिखना जरूरी नहीं है, बस इसके बारे में ये ज्ञान याद रखिएगा। ब्रैकेट्स में करेक्ट इंफॉर्मेशन भी डाली जाती है अपने टेंसेस को एडजस्ट करने के लिए। ये हमेशा एक्स्ट्रा क्लैरिटी देते हैं, और अगर कोई एरर भी होता है तो वो एरर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। ये काम है ब्रैकेट्स के। इलिप्सिस यानी कि 3 डॉट्स, जब 3 डॉट्स को साथ में इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है इलिप्सिस। तो जब कोई बात करते करते अधूरी रह जाए तो उस अधूरी बात को लिखने के लिए इलिप्सिस का इस्तेमाल किया जाता है, कि इसके आगे भी किसी को कुछ बोलना था, लेकिन किसी इंटरप्शन की वजह से या बात भूल जाने की वजह से वो ना बोल पाया, तो आगे डॉट 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 डाल देंगे। और सेंटेंस पर अगर इंसान को किसी को कुछ सोचना है, सोच के कुछ बोलना है, कि जैसे आई थॉट एंड देन इलिप्सिस आ जाएंगे, देन अगला पार्ट एंड देन सोच के कुछ और, फिर इलिप्सिस का इस्तेमाल होगा बीच में। तो अब बारी आती है स्लैश की।
स्लैश जो होता है इसका बेंड हमेशा राइट साइड के लिए होता है, बेस इसकी लेफ्ट की तरफ है, बेंड इसका राइट की तरफ है। और स्लैश का इस्तेमाल और की जगह पर कर सकते हैं कि मान लो आपको और लिखना था लेकिन आपने और को अवॉइड किया और की जगह पे आपने स्लैश लिख दिया, तो ये ऑल्टरनेटिव्स बताता है कि या तो ये या तो ये। जब कुछ वर्ड्स को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं ना, खास करके स्मॉल लेटर्स में, जैसे मीटर पर सेकंड, अब वो पर सेकंड की जगह पर हम डायरेक्टली क्या लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं। या केयर ऑफ में हम C/O लगा देंगे। डेट्स को भी हम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई डेट है 12/12/2024, तो 12 के बाद स्लैश, देन 12, देन स्लैश एंड देन आ जाएगा 2024। पोइट्री, जब कोई इंसान पोइम बोल रहा होता है लेकिन पोइम में कोई लाइन ब्रेक हो गई, आप लिख रहे थे वो पोइम, उसकी लाइन ब्रेक हो गई, तो आप वहां पे स्लैश डाल देंगे और उसे नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएंगे।